नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में। तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो क्यों लॉन्च किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी भारत सरकार ये चाहती है कि जो हमारे मरीन मेगाफोना है, जो बड़े स्पीसीज़ हैं, खासतौर पे जो मरीन टर्टल्स हैं, उनको हमने कंजर्व करके चलना है। कहने का मतलब इस तरीके से उनको मेंटेन करना है कि आने वाली जनरेशन्स भी जो है वो आगे डेवलप होती रहें और किसी तरीके की शॉर्टेज जो है, इनकी जो गिनती में जो कमी है वो ना आने पाए आने वाले समय में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने एक मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस जारी की और दूसरा एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है उसको जारी किया है न्यू दिल्ली में। तो देखिए, भारत सरकार मोस्टली अप्रोच लगाकर चल रही है कि हमें एक ऐसी इकॉनमी बनानी है जहां पर एनवायरनमेंट का भी हम देखें, ध्यान उसका भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो नेचर की स्पीसीज़ है उनका भी हमने ध्यान रखना है। जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल था उसके बाद में। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स खासतौर पे जिन स्पीसीज़ का नाम रखा गया उन स्पीसीज़ की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ही चलाए गए थे। तो अभी बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो अभी हाल ही में जो नया डाटा आया टाइगर्स की गिनती का, उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है ऑल ओवर इंडिया में। कुछ के रीजन ऐसे हैं जहाँ पर गिनती कम हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर का गिनती में वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि गिनती कम कैसे हो गई। तो गिनती कम होने का कारण यही है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, जब वो यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे थे इंडिया में, अलग अलग जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अलग अलग जगह पर अपने हब बना रहे थे, तो उस समय पर सारा का सारा इलाका मोस्टली जंगल ही था और जंगल में ही यहाँ पर सारे जंगली जानवर रहते थे। धीरे धीरे पेड़ों को काट दिया गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो आज की आप जो सभ्यता देखते हो भारत में कि मैदानी इलाके बन चुके हैं, जो शहर बस चुके हैं, ये सभी धीरे धीरे हुआ है। तो काफ़ी टाइम तक, आज से 20 साल पहले तक भी जो है अच्छा खासा हस्तक्षेप था जो जंगली जानवर थे और जो इंसान थे उन दोनों के बीच में। तो अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। तो अंग्रेज़ ही थे जो यहाँ पर इंसेंटिव देते थे कि आप जितने जंगली जानवर, खासतौर पर जो खतरनाक जंगली जानवर जितने मारोगे उस हिसाब से इंसेंटिव मिलते थे। बहुत सारे जो राजे महाराजे होते थे उनको यहाँ पर एज ए वो शौक के लिए भी जाते थे कि जितने ज़्यादा टाइगर मार के आएंगे उतना ज़्यादा उसको बड़ा महाराजा माना जाता था। तो वो समय ये सब चीज़ें हद पार करके हुई। तो इसीलिए जो जितने बड़े मैमल्स हैं उनकी गिनती आज बहुत कम है भारत में। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी अगर बात करें तो 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल लाइन है भारत का। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कितने स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पर कोस्टल लाइन लगती है, जो समुद्र से जिनकी यहाँ पर बॉर्डर टच होता है, और इन सभी स्टेट्स में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, वो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे छोटी कोस्टल लाइन है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अभी मरीन रिच बायोडाइवर्सिटी की बात करें, भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर फिजिबल है। तो काफ़ी काम भी यहाँ पर जो है चलता है लोगों का इन्हीं बायोडाइवर्सिटी के तहत। जो तो वो भी काफ़ी दूर दूर तक जाकर जो है अपनी फिशरी का जो धंधा है उसको यहाँ पर चलाते हैं। तो भारत फिश उत्पादन में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें आगे डेवलप तभी होंगी जब इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी मेंटेन रहे, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी के रिगार्डिंग भारत चाहता है कि मरीन एक्शन प्लान के तहत खासतौर पर टर्टल के ऊपर फोकस करें और जो और मरीन बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर भी फोकस करें। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कलरफुल फिश है, इसके अलावा शार्क्स है, चाहे वेल शार्क्स, टर्टल्स, बिग मैमल्स जैसे वेल्स हो गया, डॉल्फिन, डगोंग्स, ओके, तो ये सभी मेरीन हैबिटाट का हिस्सा है। तो और बहुत बड़े पैमाने पर डाइवर्स स्पीसीज यहाँ पर उपलब्ध है। तो ह्यूमन बींग इनको एज ए रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग के लिए, उसकी वेल बींग के लिए। और लाखों के हिसाब से लोग हैं जो डिपेंडेंट है एज ए रिसोर्स फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फूड, मिनरल रिसोर्सेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल वैल्यूज, इंस्पिरेशन दैट ड्रॉज टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एज ए सेंस ऑफ अट्रैक्टनेस भी है। बाहर से लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी यहाँ पर देखते हैं, जो स्पीसीज देखते हैं और यहाँ का जो कल्चर देखते हैं। तो जो कल्चर भी होता है उसमें भी किसी ना किसी तरीके से जो है जो मैरीन जो एक स्वाद होता है वो रिप्रेजेंट होता ही रहता है जहाँ के भी आप कल्चर में जाओगे भारत में, खासतौर पे जहाँ पर कोस्टल लाइन लगती है। तो उस हिसाब से ही
टूरिज्म में भी इससे वृद्धि होती है, तो काफ़ी फ़ायदा जो है मिलता है हमारी इकॉनमी को। और आगे बात कर रहे हैं कि जो मैरीन टर्टल्स को चैलेंजेस आते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैरीन टर्टल्स को फेस करनी पड़ती है, हालांकि हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, कल्चरल वैल्यूज़ है मैरीन हैबिटेट्स की भारत में, और बहुत सारे मैरीन मेगा फौना स्पीसीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस होती है मैरीन टर्टल को, सबसे पहला जो चैलेंज है वो है कि स्ट्रैंडिंग का। कहने का मतलब कि ये भटक जाते हैं। अगर इकट्ठे एक चेन में चल रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे ये चीज़ हो जाती है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो है अपनी चेन से ये भटक जाते हैं। और इसके अलावा जो है उलझन में फंस जाते हैं, जहाँ किसी न किसी जाल अगर कोई बिछाया हो तो उस हिसाब में अगर जिस तरीके से जहाँ पर इनको अप्रोच करनी चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं कर पाते। तो इनको कैसे सही करें? तो इन सिचुएशन को हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन, हमें चाहिए एक एक्शन प्लान, और जो आसपास के जो लोग होंगे उस मरीन बायोडाइवर्सिटी के, उनकी पार्टिसिपेशन। तो तभी जो है ऐसे चैलेंजेस को हम जो है ओवरकम कर सकते हैं। बिना किसी कोऑर्डिनेशन के काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं सबसे पहला दायित्व उनका ही बनता है कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट के लिए और अपनी जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है उसकी बढ़ोतरी के लिए, बढ़ाई के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उनको यहाँ पर जो है आगे आना होगा। लॉन्ग टर्म अगर कंजर्वेशन हमें बनाकर चलना है मेरीन स्पीसीज़ का, उन्हीं के हैबिटेट्स में। तो अगर इसी के रिगार्डिंग हम बात करें, जो हमारी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, तो उसकी भी हालत जो है कोई इतनी खास नहीं है। बहुत तरह का केमिकल उसमें गिरता है, बहुत तरह का एग्रीकल्चरल वेस्ट उसमें जाता है। तो वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम अगर कंपैरिजन करें जो किसी ज़माने पर एशियन गंगा थी और आज की गंगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है दुर्दशा जो हो चुकी है गंगा नदी की। तो आसपास के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर पार्टी। तो अभी बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या कहता है। अभी जो दो डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं भारत सरकार ने, तो उसका मतलब यही निकलता है कि हमें इंटरसेक्शनल एक एक्शन जो है, इंटरसेक्टरल एक्शन जो है उसको अप्रोच करके चलना है, ताकि जो कि हम कंजर्वेशन कर सके। और साथ ही साथ हमें एक इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बना के चलना है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के बीच में, और जितने भी और जो स्टेक होल्डर्स होंगे जो यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई केस निकल कर आता है स्टैंडिंग का, अगर भटक गया है, अगर किसी उलझन में फंस गया है कछुआ, ठीक है, तो अगर उसको कोई इंजरी आ गई है, जहाँ फिर मॉर्टेलिटी हो गई है मरीन मैमल्स की, तो इस सभी तरीके को हम अपनाकर, अप्रोच अपनाकर, इकट्ठे होकर अगर संगठित होकर काम करते हैं, तो तभी जो है हम कंजर्व कर सकते हैं मरीन टर्टल्स को। और इसके अलावा और जो एक्शन, तो कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई भी एनिमल या मैमल अगर उसकी हालत ख़राब पाई जाती है, भटका हुआ पाया जाता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्शन जो है वो हमें करने होंगे। कोऑर्डिनेशन जो है उसको इम्प्रूव करना होगा। साथ ही साथ जो थ्रेट होता है मरीन स्पीसीज़ को, उसको ख़त्म करना होगा आने वाले समय में। और जो हैबिटेट वो होंगे जहाँ पर टर्टल रह रहे हैं, उनको इस तरीके का माहौल वहाँ पर बनाना है कि वो आसानी से घूम फिर भी सकें, किसी तरीके का थ्रेट उनको ना रहे। और जिस तरीके का भी हम वहाँ पर रिहेबिलिटेशन कर सकें उसको यहाँ पर करना होगा, हैबिटेट को और इम्प्रूव करना होगा और बढ़िया करना होगा, और लोगों की पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव करना होगा। साइंटिफिक जो रिसर्च होती है इसको और एडवांस करना होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है मरीन मैमल के रिगार्डिंग या मरीन टर्टल्स के रिगार्डिंग, उनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना होगा सही समय पर, ताकि जो कि अगर आने वाले समय में किसी तरीके की सिचुएशन निकल कर आती है उसको टाइमली मैनर में जो है सही किया जा सके। जैसे आप देखो राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पक्षी थे वो मारे गए थे, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर टाइमली पास होती है तो हो सकता है जो माइग्रेट पक्षी होती हैं वो उनको हम बचा से वो प्रभावित हो रहे हैं, उस बीमारी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, अगर रिसर्च होगी अच्छे से, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से